क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, पिछले कुछ महीनों में आपके बड़े सारे मेल हमें मिले फरमाइश के साथ, और जब मैंने उसे स्टडी किया मैंने देखा एक टॉपिक बार बार आ रहा था, फेडरलिज्म फेडरलिज्म फेडरलिज्म। तो चलो आज हम इसी टॉपिक को देख लेते हैं। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद बहुत सिंपल है। संघवाद का मतलब है एक राष्ट्र में दोहरी सरकार होना। इंडिया को देखो, इंडिया एक राष्ट्र है, इसमें एक केंद्र सरकार है जो पूरे देश का देखरेख करती है। और इंडिया के मैप को देखो, कितने सारे राज्य हैं, हर राज्य में अपनी सरकार है जो राज्य की देखरेख करती है। तो हुआ ना एक राष्ट्र में दोहरी सरकार। भारत में संघवाद को अगर हमें समझना है तो हमें 1947 की बात समझनी पड़ेगी। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के दो टाइप ऑफ स्टेट्स थे। कुछ स्टेट्स थे जो ब्रिटिश राज के अंडर थे और कुछ स्टेट्स थे जिनको कहा जाता था इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो जो ब्रिटिश राज के स्टेट थे वो तो सीधा भारत सरकार के पास आ गए, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, बड़ौदा, उनको कहा गया कि आपके पास चॉइस है, आप चाहे इंडिया के पास जाओ चाहे आप पाकिस्तान के पास जाओ। 1947 से 49 2 साल सरदार पटेल ने जी तोड़ मेहनत करके इन सारे स्टेट्स को कन्विंस किया कि वो भारत के साथ एक साथ आ जाए। और तब एक सवाल आया, जब इतना बड़ी भारत, इतनी बड़ी एक राष्ट्र, इसमें क्या एक ही सरकार, एक एकात्मक सरकार, एक यूनिटरी गवर्नमेंट पूरे देश को अच्छी तरह से देखरेख कर सकेगी? और 1950 में हमें हमारा संविधान मिला जिसमें इसका आंसर था, वो था इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है। अब सवाल आया, कौन से राज्य, कितने राज्य? इसके लिए 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत पूरे भारत को देखा गया और हर रीजन की, वहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर्स, वहाँ की कल्चरल वैरायटी, जो विविधताएं हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी इकोनॉमिक नीड्स क्या हैं, उनकी सामाजिक ज़रूरतें क्या हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भारत को बांटा गया 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में। यूनियन टेरिटरी क्या है? ये इतने बड़े नहीं हैं कि वो एक पूरे स्टेट बन सके, इनको कहा जाता है यूनियन टेरिटरी, और इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स रहती हैं। तो अब हम चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संघवाद के स्पेशल क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहली क्वालिटी, उसको तो हम देख ही चुके हैं, एक राष्ट्र में दोहरी सरकार। दोहरी सरकार यानी कि केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार। केंद्रीय सरकार को जरा देख लेते हैं। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव, जो मुख्य अधिकारी हैं, वो हैं राष्ट्रपति महोदय। उनके साथ हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ है उनकी कैबिनेट मंत्रालय, जो मिलकर डिसाइड करते हैं कि देश में क्या क्या रूल्स होनी चाहिए, देश के लिए हम क्या करेंगे। और इसी तरह हम राज्य में देखते हैं कि यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, मुख्य अधिकारी हैं गवर्नर, उनके साथ हैं मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर, और उनके मिनिस्टर्स। तो ये तो रहा दोनों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। भारत में एक तृतीय सरकार है जिसको हम कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चलो इसको देखते हैं। 1959 में इसका पंचायती राज के बारे में सोचा गया, पर इसमें ये ना बहुत कुछ मजबूत नहीं थी, सख्त नहीं थी। 1992 में एक नया एक्ट पास किया गया जिससे इसको बहुत ही सशक्तिकरण मिला। तो पंचायती राज क्या है, चलो इसको समझते हैं। हमारे राष्ट्र में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य में बहुत सारे ज़िला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर ज़िला में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक में बहुत सारे गांव हैं। अब हर गांव के जितने लोग हैं वो मिलके बनाते हैं ग्राम सभा। जब भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नया कुछ करना हो, ग्राम सभा के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं। ये ग्राम सभा अपने में से 5 लोगों को चुनती है जिनको कहा जाता है पंचायत, और ये पंचायत अपने में से एक को सरपंच बनाते हैं। और ये ग्राम के बारे में, ग्राम के बिजली, पानी, सड़क, जो प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इन सब चीज़ों के बारे में, ग्राम के किसी 2 लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हड़प हो गया, इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में पंचायत और ग्राम सभा इसको देखती है। तो ये तो रही बात गाँव की। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत सारे गांव एक ब्लॉक के अंदर आते हैं।
तो जितने सरपंच हैं ये सब ब्लॉक में आकर एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम है पंचायती समिति, और ये अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं। पंचायती समिति का काम क्या है कि जितने गांव हैं उन सब का देखरेख करना। सब जो सरपंच हैं वो अपना अपना रिपोर्ट देते हैं। अगर किसी सरपंच को कोई प्रॉब्लम हो रही हो वो यहाँ विचार विमर्श करके उसका सलूशन निकालते हैं। तो ये तो रहा पंचायती समिति। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर जिले में बहुत सारे ब्लॉक हैं। इन सब ब्लॉक के पंचायती समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सब जिला लेवल पे जाते हैं और वहाँ वो एक कमेटी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद भी अपने से एक अध्यक्ष चुनते हैं। और जिला परिषद का क्या काम है, जिला लेवल पे जो बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वगैरह, इन सब की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करना, जिला की सड़कों की देखरेख, बिजली, पानी, जिला के लोगों के लिए जो भी सुख सुविधाएं देनी है उसके बारे में ये कामकाज करते हैं। तो बच्चों, पंचायती राज आपको फिर से देखो, हमारे देश में जो संघवाद है, केंद्र में एक सरकार है जो पूरे देश को देखती है, राज्य में एक सरकार है जो राज्य को देखती है, डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद है जो जिला को देखती है, फिर आते हैं हम ब्लॉक में, वहाँ पंचायती समिति है जो ब्लॉक के कामकाज देखती है, और फिर आते हैं हम गाँव में, ग्राम में, जहाँ पंचायत है, सरपंच है, वो गाँव के कामकाज को देखती है। सो टॉप टू बॉटम हमारे देश में ये है फेडरल गवर्नमेंट और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट संघवाद का। सेकंड पॉइंट संघवाद का है कि हमारे पास एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है जहाँ सारे रूल्स, हमारे देश कैसे गवर्न होंगी, ये सारे रूल्स हमारे संविधान में लिखी हुई है। थर्ड पॉइंट है कि हमारे देश के जो गवर्नमेंट्स हैं ये द्विसदन हैं। इसको समझते हैं। केंद्र लेवल पे हमारे पास है पार्लियामेंट यानी कि संसद। इसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स मनोनीत होकर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह राज्य में भी दो सदन हैं जिनको टुगेदर हम कहते हैं विधान मंडली। एक है विधानसभा जिसके मेंबर्स चुन के आते हैं, और एक है विधान परिषद जिसके मेंबर्स कुछ चुन के आते हैं और कुछ मनोनीत भी होते हैं। अब सवाल आता है कि राज्य क्या काम करेंगे और केंद्र क्या काम करेंगे, इनमें शक्तियों का विभाजन कैसे होगा। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 370 के तहत। तो केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं? नंबर 1 डिफेंस यानी कि देश की रक्षा, नंबर 2 वित्त दैट इज फाइनेंस, नंबर 3 एक्सटर्नल अफेयर्स विदेशी मामले, नंबर 4 रेलवेज, शिपिंग, एयरवेज, और नंबर 5 पे कम्युनिकेशन यानी कि संचार। तो ये है केंद्र के पास, ये प्योरली केंद्र ही देखते हैं। और आता है कि राज्य के पास क्या शक्तियां हैं। राज्य के पास है कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कें, बिजली, पानी, भूमि के साथ रिलेटेड जितनी नीतियाँ, ये सब राज्य सरकार के पास आती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ 52 टॉपिक्स हैं जो आती हैं समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। उसको सेंटर भी देखता है और उसको राज्य सरकार भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट और ट्रस्टी, जैसे शिक्षा, जैसे न्यूज़पेपर्स, जैसे प्रिंटिंग और स्टैम्प ड्यूटी, जैसे श्रम कल्याण, लेबर वेलफेयर, जैसे विवाह और तलाक, इन सब चीज़ों को दोनों मिलके देखते हैं। और ये 52 के कुछ लिस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। भारत में बहुत दिनों तक केंद्र में जो सरकार थी और राज्य में जो सरकारें थी, ये दोनों ही एक ही पार्टी के थे, तो ये मिलजुल के काम कर लेते थे। पर 1990 के बाद देखा गया कि गठबंधन सरकारें बनने लगी। गठबंधन का मतलब क्या है? अलग अलग रीजनल पार्टीज एक साथ मिलकर वो सरकार बनाती है, और जब वो बनाती है हर पार्टी अपनी मांग रखती है, और कभी कभी ये डिस्प्यूट बन जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो अगर केंद्र और राज्य के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट होता है शक्ति को लेकर, उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पहले उस पर विचार होगा, फिर 2/3 बहुमत से उसको पास करवाना पड़ेगा, और फिर वो जाएगी सब राज्यों के पास, और वहाँ के विधानमंडली में उसका एटलीस्ट 50% विधानमंडली में उसका पास होना चाहिए, तभी जाकर वो कानून में परिवर्तित होती है। इसके बावजूद अगर कभी सेंटर और स्टेट में झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये है हमारे संघवाद का अगला पॉइंट कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, एक स्वतंत्र न्यायालय है। वहाँ वो दोनों साइड अपना केस रखते हैं, और जो न्यायाधीश हैं, जो जजेस हैं, वो इस पर निष्पक्ष विचार करते हैं।
अब फेडरलिज्म के एक और चीज़ हमें देखना ज़रूरी है। बहुत सालों तक भारत में, जैसे मैंने आपको बताया, केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी के सरकार बने हुए थे, और जो अलग अलग राज्यों में भी वही सेम पार्टी ने सरकार बना रखी थी, और उनका मेथड था सहकारी फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। दोनों कोऑपरेट करके काम करते थे। 2015 में 2015 में नीति आयोग ने रखा कि कोऑपरेटिव से ना कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ रहा है, हमें प्रतिस्पर्धा करना है, हमें कंपटीशन करना है। तो आया जमाना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। हर स्टेट कोशिश करने लगी कि हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर दें, रहने की अच्छी सुविधाएं दें, व्यवसाय करने की अच्छी सुविधाएं दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्टेट में आकर रहें। और हर साल एक लिस्ट निकलता है कि कौन से स्टेट में व्यवसाय करने की सबसे सुविधा है। ये जो लेटेस्ट लिस्ट निकली है, इसको आप देखो, इसमें सबसे टॉप में है आंध्र प्रदेश। बच्चों की आप जानते हो पिछले 5 साल से आंध्र प्रदेश टॉप में है, इसको याद रखना। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर फेडरलिज्म। कौन सा मुश्किल था, आप ये मुझे बताओ। यही चीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सब्जेक्ट्स आर सिंपल, उसको आप आराम से समझो। इस वीडियो को देखो, फिर चैप्टर को एक बार पढ़ो, फिर एक बार वीडियो देख लेना, पूरा चैप्टर आपके मन में क्लियर हो जाएगा। और अपने शब्दों में जाकर आंसर लिखना, देखना कितने अच्छे नंबर आपके आएंगे। और आप हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हो ना? नहीं बने तो सब्सक्राइब, बेल, ऑल, इन तीनों को दबाना। हर हफ्ते आपके फ़ोन पर एक नया टॉपिक जरूर आ जाएगा। देखते रहो। क से कोशिश।